गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में पांचवा कारक अन्य कारक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहला कारक तो कंप्लीट कर लिया था, जिसमें पहला कारक क्या था, पीएच या H+ आयनों की सांद्रता। ठीक है, फिर दूसरा कारक अपन ने स्टार्ट किया था, वो अपने कंप्लीट नहीं हो पाया था। दूसरा कारक जो है वो हमने स्टार्ट किया था, वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो दूसरा कारक कौन सा था कि धातु लिगैंड बंध की सहसंयोजक प्रकृति। धातु लिगैंड बंध की सहसंयोजक प्रकृति। ठीक है, तो इसमें अपन ने क्या पढ़ा था कि मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ में क्या करता है, स्थायी संकुल बनाता है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि मृदु अम्ल जो था वो मृदु क्षार के साथ स्थायी संकुल बनाता है। फिर देखो, मृदु अम्ल जो है वो क्या करता है, छद्म उत्कृष्ट गैस विन्यास दर्शाता है। क्या दर्शाता है? छद्म उत्कृष्ट गैस विन्यास दर्शाता है। ठीक है, अब छद्म उत्कृष्ट गैस विन्यास क्या होता है, वो इसके बारे में हमने कल हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, तो मृदु अम्ल जो है छद्म उत्कृष्ट गैस विन्यास दर्शाता है, और इस वजह से इसकी ध्रुवण क्षमता क्या होती है, प्रबल होती है। इसकी ध्रुवण क्षमता क्या होती है, प्रबल ध्रुवण क्षमता होती है। ठीक है, मृदु अम्ल जो है वो छद्म उत्कृष्ट गैस विन्यास दर्शाता है, जिस वजह से इसकी प्रबल ध्रुवण क्षमता होती है। मृदु अम्ल की ध्रुवण क्षमता क्या होती है, प्रबल होती है। ठीक है, अब इसकी ध्रुवण क्षमता अगर प्रबल है तो ये क्या कर सकेगा, ये लिगैंड को ध्रुवित करेगा, और ध्रुवित करने से क्या होगा, लिगैंड को ध्रुवित करेगा, और ध्रुवित करने से क्या होगा, लिगैंड को ध्रुवित करने से क्या होगा, सहसंयोजक लक्षण बढ़ेंगे। सहसंयोजक लक्षण बढ़ने के कारण संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। सहसंयोजक लक्षण बढ़ेंगे, सहसंयोजक लक्षण बढ़ेंगे। ठीक है, सहसंयोजक लक्षण बढ़ने के कारण क्या होगा, संकुल का स्थायित्व जो है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, यहां तक अपन ने कल बात करी थी कि मृदु अम्ल जो है वो छद्म उत्कृष्ट गैस विन्यास दर्शाता है, जिस वजह से इसकी मृदु अम्ल की ध्रुवण क्षमता क्या होती है, प्रबल होती है। और मृदु अम्ल की ध्रुवण क्षमता अगर प्रबल है तो वो लिगैंड को ध्रुवित करके सहसंयोजक लक्षण बढ़ाता है। वो लिगैंड को ध्रुवित करके क्या करता है, सहसंयोजक लक्षण बढ़ाता है, जिससे क्या होती है, संकुल के स्थायित्व में वृद्धि होती है। जिससे क्या होता है, संकुल के स्थायित्व में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो, Ag+ क्या है, एक मृदु अम्ल है। Ag+ क्या है, एक मृदु अम्ल है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन D10 विन्यास दर्शाता है। ये Ag+ D10 विन्यास दर्शाता है। इसके आउटर मोस्ट सेल में, बाह्यतम कक्ष में कितने होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या दर्शाता है, छद्म उत्कृष्ट गैस विन्यास दर्शाता है। ठीक है, छद्म उत्कृष्ट गैस विन्यास दर्शाता है। ठीक है, और छद्म उत्कृष्ट गैस विन्यास के कारण इसकी ध्रुवण क्षमता क्या होती है, प्रबल होती है। प्रबल ध्रुवण क्षमता। ठीक है, प्रबल ध्रुवण क्षमता होती है। अब देखो, Ag+ यानी कि क्या है, मृदु अम्ल है। मृदु अम्ल क्या करते हैं, मृदु क्षार के साथ में क्या करते हैं, स्थायी संकुल बनाते हैं। तो हम क्या लेते हैं, क्षार लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम क्षार लेते हैं। एक क्षार लिया है अपन ने I- और एक लिया है अपन ने F-। ठीक है, एक F लिया है, एक F- लिया है, और एक I- लिया है। अब जो ये F- है, ये क्या है, कठोर क्षार है। ये क्या है, कठोर क्षार है। और ये I- जो है वो क्या है, मृदु क्षार है। क्या है ये, मृदु क्षार।
ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, फायंस का नियम आप सभी लोगों ने पढ़ चुके होंगे। फायंस का नियम जो है वो आप लोग पढ़ चुके होंगे। फायंस का नियम क्या कहता है, देखो कि फायंस के नियम के अनुसार मृदु अम्ल जो भी है छद्म उत्कृष्ट गैस विन्यास से क्या होता है, छद्म उत्कृष्ट गैस से विन्यास से धातु धन आयन की जो पोलराइजिंग पावर होती है, पोलराइजिंग पावर ध्रुवण क्षमता, पोलराइजिंग पावर क्या होती है, वो हाई होती है। ये अपन ने पहले भी पढ़ चुका है। ये किसके अनुसार है, फायंस के नियम के अनुसार है। किसके अनुसार है, फायंस के नियम के अनुसार है। फायंस का नियम क्या कहता है कि अगर धातु धनायन जो है वो छद्म उत्कृष्ट गैस विन्यास दर्शाता है, छद्म उत्कृष्ट गैस विन्यास जो है वो क्या है, छद्म उत्कृष्ट गैस विन्यास जो है वो पोलराइजिंग पावर के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी छद्म उत्कृष्ट गैस विन्यास के कारण पोलराइजिंग पावर क्या होती है, बढ़ती है। छद्म उत्कृष्ट गैस विन्यास के कारण पोलराइजिंग पावर यानी कि ध्रुवण क्षमता जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। और ध्रुवण क्षमता बढ़ने के कारण क्या होते हैं, सहसंयोजक लक्षण भी बढ़ते हैं, सहसंयोजक लक्षण भी बढ़ते हैं। ठीक है, ये था फायंस के नियम के अनुसार। अब फायंस के नियम का दूसरा पॉइंट अपन कह सकते हैं, तो फायंस के नियम के अनुसार और क्या होता है, देखो ये क्या है, दोनों ही ऋणायन है। ठीक है, ये क्या है, दोनों ही ऋणायन है। तो ऋणायन फायंस के नियम के अनुसार ऋणायन का आकार बढ़ने के साथ, ऋणायन का आकार बढ़ने के साथ क्या होता है, उसकी पोलराइजेशन ज्यादा होता है। ऋणायन का आकार बढ़ने के साथ ऋणायन का पोलराइजेशन क्या होता है, बढ़ता है, उसका ध्रुवण बढ़ता है। ठीक है, ऋणायन का आकार बढ़ने के साथ उसका पोलराइजेशन बढ़ता है। ठीक है, देखो ये क्या है, आकार क्या है, क्या होता है, फूलों कलियों में बाहर। ठीक है, तो ऊपर से ये क्या है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, आकार बढ़ता है। ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, आकार बढ़ रहा है। तो फ्लोराइड का आकार क्या है, कम होता है। फ्लोराइड क्या है, आकार में छोटा है, और आयोडीन क्या है, आकार में बड़ा है। ठीक है, तो फायंस के नियम के अनुसार क्या होता है कि आकार बढ़ने के साथ, बड़ा आकार लार्जर आयन, अगर आयन जो है वो बड़े आकार का है तो उसका पोलराइजेशन क्या होगा, ध्रुवण क्या होगा, उसका ध्रुवण होगा, पोलराइजेशन हाई होगा। ठीक है, क्या है कि फायंस के नियम के अनुसार ऋणायन का आकार बढ़ने के साथ उसका पोलराइजेशन बढ़ता है, यानी कि इसका क्या होता है, ध्रुवण बढ़ता है। क्या बढ़ता है, ध्रुवण बढ़ता है। और ध्रुवण बढ़ने से क्या होता है, ध्रुवण जो पोलराइजेशन जो होता है, ध्रुवण जो होता है वो सहसंयोजक लक्षण के क्या होता है, समानुपाती होता है। मैं इधर लिख रही हूं, ध्रुवण जो है, ध्रुवण जो है वो किसके समानुपाती है, सहसंयोजक, सहसंयोजक लक्षण के समानुपाती है। ठीक है, सहसंयोजक लक्षण यानी कि कोवेलेंट करेक्टर के क्या है, समानुपाती है। पोलराइजेशन जो है वो कोवेलेंट करेक्टर के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, अब आयोडीन का क्या है, आकार बड़ा है, तो आयोडीन आकार में बड़ा होने की वजह से इसका पोलराइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ध्रुवण क्या होगा, इसका ज्यादा होगा, और ध्रुवण ज्यादा होने से क्या होगी, सहसंयोजक लक्षण भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, अब देखो एक दो बातें आती हैं। फायंस के नियम से क्या होता है, फायंस के नियम से क्या होता है, धनायन का आकार बढ़ने पर क्या होती है, ध्रुवण क्षमता घटती है। धनायन का आकार बढ़ने से ध्रुवण क्षमता घटती है, लेकिन ऋणायन का आकार बढ़ने से क्या होता है, ध्रुवण बढ़ता है। ठीक है, उल्टा है, धनायन के लिए उल्टा है, धनायन के लिए उल्टा है, लेकिन ऋणायन के लिए क्या होता है कि ऋणायन का आकार बढ़ेगा तो ध्रुवण भी बढ़ेगा। लेकिन फायंस के नियम से धनायन का आकार बढ़ेगा तो ध्रुवण क्षमता क्या होगी, घटेगी, ध्रुवण क्षमता घटेगी। ठीक है, तो ये है फायंस के। और यहाँ पे धनायन के लिए क्या काम आता है, यहाँ पे धनायन के लिए कौन सा फैक्टर काम आता है, छद्म उत्कृष्ट गैस विन्यास फैक्टर काम आता है। अगर छद्म उत्कृष्ट गैस विन्यास दर्शाता है धातु धनायन तो उसकी ध्रुवण क्षमता क्या होगी, प्रबल होगी। ठीक है, और यहाँ पे ऋणायन के लिए कौन सा फैक्टर काम आता है, उसके लिए आकार काम आता है। अगर आकार ज्यादा है तो उसका ध्रुवण ज्यादा होगा, और ध्रुवण ज्यादा होने से सहसंयोजक लक्षण बढ़ेंगे, और सहसंयोजक लक्षण बढ़ने से क्या होता है, संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। ठीक है, अब धनायन क्या है, धनायन क्या है,
ये इसके ध्रुवण करने की क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है, ध्रुवण करने की क्षमता होती है। धनायन की क्या होती है, ध्रुवण करने की क्षमता होती है, और ऋणायन की क्या होती है, ध्रुवित होने की क्षमता होती है। ऋणायन की क्या होती है, ध्रुवित होने की क्षमता होती है, क्षमता होती है। ठीक है, धनायन की क्या है, ध्रुवण करने की क्षमता होती है, और ऋणायन की ध्रुवित होने की क्षमता होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे Ag प्लस लिया है अपन ने मृदु अम्ल, अब इसकी ध्रुवण करने की क्षमता अधिक है, और यहाँ पे अपन ने लिया है I माइनस लिया है, और इसकी ध्रुवित होने की क्षमता ज्यादा है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, स्थायी संकुल बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको, इसकी ध्रुवण करने की क्षमता ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, आयोडीन को ज्यादा ध्रुवित कर पाएगा, और इसकी ध्रुवित होने की क्षमता ही ज्यादा है, तो ये जितना इसको ध्रुवित करेगा और इसकी ध्रुवित होने की क्षमता भी ज्यादा है, तो Ag प्लस जो है वो आयोडीन को क्या कर सकता है, इसकी प्रबल ध्रुवण क्षमता के कारण इसको ध्रुवित कर सकता है। ये जो आयोडीन लिगेंड है, I माइनस जो लिगेंड है, वो Ag प्लस क्या करेगा, धातु धनायन क्या करेगा, इसको ध्रुवित करेगा, क्योंकि इसकी ध्रुवण क्षमता क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो इसको ध्रुवित करने के कारण क्या होगा, सहसंयोजक लक्षण बढ़ेंगे, और सहसंयोजक लक्षण बढ़ने से क्या होगा, संकुल का स्थायित्व बढ़ेगा। संकुल का क्या होगा, स्थायित्व बढ़ेगा। मैं वापस से बोल रही हूँ, देखो धनायन की क्या प्रवृत्ति होती है, धनायन की प्रवृत्ति होती है ध्रुवण करने की क्षमता होती है। ठीक है, ध्रुवित करने की क्षमता होती है या ध्रुवण करने की क्षमता होती है, और आयोडीन की क्या होती है, ध्रुवित होने की क्षमता होती है। इसकी ध्रुवित करने की क्षमता होती है और इसकी ध्रुवित होने की क्षमता होती है। ठीक है, तो अब देखो ये Ag प्लस है, मृदु अम्ल है, तो इसकी ध्रुवण करने की क्षमता क्या है, अधिक है, इसकी प्रबल ध्रुवण क्षमता है, जिस वजह से ये आयोडीन लिगेंड को अधिक ध्रुवित कर सकता है। ठीक है, और उसकी भी क्या है, आयोडीन की भी क्या है, ध्रुवण क्षमता क्या है, ध्रुवण क्या है उसका, प्रबल है, जिस वजह से Ag प्लस जो धातु धनायन है वो क्या करेगा, आयोडीन को ध्रुवित करके क्या करेगा, सहसंयोजक लक्षण बढ़ाएगा, और सहसंयोजक लक्षण बढ़ने के कारण क्या होता है, संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। ठीक है, तो अब देखो, और इसका आकार क्या है, F माइनस का आकार क्या होता है, छोटा होता है, तो इसकी ध्रुवित होने की जो क्षमता क्या होगी, वो कम होगी। F माइनस जो लिगेंड है वो इसका आकार छोटा होता है, इसका आकार छोटा होने की वजह से, अकॉर्डिंग टू फायंस नियम, आकार छोटा होने की वजह से इसकी ध्रुवण जो होगा वो पोलराइजेशन क्या होगा, वो कम होगा। ठीक है, तो ये इसके साथ क्या होगा, मैच नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी ध्रुवित क्षमता क्या है, ज्यादा है, और इसकी भी ध्रुवण करने की क्षमता क्या है, ज्यादा है, तो ये दोनों क्या करेंगे, स्थायी संकुल बनाएंगे, और इसकी ध्रुवण होने की, इसकी क्या है, ध्रुवण क्षमता कम है, क्योंकि इसका आकार छोटा है, तो इसका ध्रुवण क्या होगा, कम होगा, जिस वजह से ये क्या है, इसके साथ संकुल अस्थायी संकुल बनाता है, और इसके साथ क्या बनाता है, स्थायी संकुल बनाता है। इसलिए जो AgF2 माइनस जो संकुल है वो क्या होगा, AgI2 संकुल से क्या होगा, कम स्थायी होगा। ये जो AgI2 संकुल है वो क्या है, AgF2 संकुल से क्या है, ज्यादा स्थायी होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ज्यादा स्थायी होगा, इससे क्या होगा, ज्यादा स्थायी होगा। तो ये जो धातु लिगेंड की बंध की प्रकृति की, धातु लिगेंड बंध की जो सहसंयोजक प्रकृति है वो किस पर निर्भर करती है, ध्रुवण क्षमता पर निर्भर करती है। तो मृदु अम्ल जो है वो उनकी ध्रुवण क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, और मृदु क्षार की ध्रुवित होने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, वो अधिक होती है। तो ध्रुवण क्षमता और ध्रुवित होने की जो क्षमता है वो प्रबल होने के कारण क्या होगा, सहसंयोजक लक्षण बढ़ते हैं, और सहसंयोजक लक्षण बढ़ने के कारण क्या होगा, संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। ठीक है, तो ये था धातु लिगेंड बंध की सहसंयोजक प्रकृति, जो इस तरह से संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करती है। ठीक है, सहसंयोजक लक्षण बढ़ने के साथ संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। ठीक है, तो ये था धातु लिगेंड बंध की सहसंयोजक प्रकृति। यहाँ पर अपने कंप्लीट होता है संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक जो है वो यहाँ पे सारे के सारे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो मैं सारे कारकों को, जितने भी कारक थे संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक, उनके एक बार मैं वापस से बता देती हूँ कौन कौन से कारक थे। ठीक है, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था
धातु धनायन की प्रकृति। ठीक है, धातु धनायन की प्रकृति में अपन ने क्या क्या पढ़ा था? एक तो पहला पॉइंट था धातु धनायन की प्रकृति में, पहला धातु धनायन का आकार, फिर धातु धनायन पर आवेश, फिर धातु धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर डी इलेक्ट्रॉन की संख्या, फिर था धातु धनायन की विद्युत ऋणता, फिर क्रिस्टल क्षेत्र, स्थायीकरण ऊर्जा, और फिर धातु धनायन की इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रकृति। तो ये सारे थे धातु धनायन की प्रकृति के अंदर। फिर लिगैंड, दूसरा पॉइंट था लिगैंड की प्रकृति। लिगैंड की प्रकृति में क्या क्या था? एक तो लिगैंड का आकार था, दूसरा लिगैंड पर आवेश था। ठीक है, तीसरी थी लिगैंड, दूसरा क्या था? लिगैंड पर आवेश, तीसरा था लिगैंड की क्षारीय प्रकृति, चौथा पॉइंट था लिगैंड की प्रबलता, पांचवा पॉइंट था किलेट प्रभाव, छठा पॉइंट था किलेट वलय की संख्या, सातवां पॉइंट था किलेट वलय में परमाणु की संख्या, और आठवां पॉइंट था लिगैंड की त्रिविम बाधा, और नौवां पॉइंट था टेम्परेट प्रभाव, और 10वां पॉइंट था दीर्घ चक्री प्रभाव। तो लिगैंड की प्रकृति में ये 10 पॉइंट थे। ठीक है, लिगैंड की प्रकृति में ये 10 पॉइंट थे जो संकुल के स्थायित्व को प्रभावित कर रहे थे। तो कौन कौन से पॉइंट हुए? एक तो धातु धनायन की प्रकृति, दूसरा लिगैंड की प्रकृति। अब तीसरा पॉइंट आता है जो संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करता है, विलायक की प्रकृति। तीसरा कौन सा है? विलायक की प्रकृति। फिर चौथा कारक पढ़ा था अपन ने संकुल का वातावरण। संकुल के वातावरण में अपन ने 3 पॉइंट पढ़े थे, एक तो तापक्रम, दूसरा दाब, और तीसरा था लिगैंड की सांद्रता। फिर पांचवा कारक था अन्य कारक। अन्य कारक में अपन ने क्या क्या पढ़ा है? एक तो पीएच पढ़ा था, पीएच या H+ आयनों की संख्या पढ़ी थी। ठीक है, और दूसरा कौन सा पढ़ा था जो अपन ने अभी किया है? धातु लिगैंड बंध की सहसंयोजक प्रकृति। ठीक है, तो ये सारे क्या थे? संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक थे। ठीक है, अब अपने नया टॉपिक आता है पाई ग्राही लिगैंड या पाई एक्सेप्टर लिगैंड। पाई ग्राही लिगैंड एक्सेप्टर लिगैंड। ठीक है, पाई ग्राही लिगैंड या फिर हम कह सकते हैं पाई एक्सेप्टर लिगैंड। ठीक है, पाई एक्सेप्टर लिगैंड, पाई एक्सेप्टर लिगैंड। ठीक है, तो पाई ग्राही लिगैंड क्या होते हैं? सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। तो देखो, संकुल में रिक्त डी या रिक्त पी, रिक्त डी या रिक्त पी प्रतिबंधित अणु कक्षक युक्त लिगैंड धातु धनायन से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर, धातु धनायन से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर पाई बंध बनाते हैं, पाई बंध बनाते हैं। ऐसे लिगैंड क्या कहलाते हैं? ऐसे लिगैंड कहलाते हैं पाई लिगैंड, पाई ग्राही लिगैंड कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या है पाई ग्राही लिगैंड? क्या कैसे होते हैं? क्या होते हैं? देखो, संकुल में रिक्त डी या पी पी रिक्त डी या पी प्रतिबंधित अणु कक्षक एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रतिबंधित अणु कक्षक युक्त, प्रतिबंधित अणु कक्षक युक्त लिगैंड, प्रतिबंधित अणु कक्षक युक्त लिगैंड क्या करते हैं? धातु धनायन से, धातु धनायन से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर क्या करते हैं? स्थायी संकुल बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर पाई बंध बनाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर पाई बंध बनाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे लिगैंड क्या कहलाते हैं? पाई ग्राही लिगैंड कहलाते हैं। ऐसे लिगैंड पाई लिगैंड कहलाते हैं, पाई ग्राही लिगैंड कहलाते हैं।
कहलाते हैं। ठीक है, तो पाईग्राही लिगेंड क्या है? देखो कि संकुल में रिक्त डी या रिक्त पी प्रतिबंधित अणु कक्षक युक्त लिगेंड क्या करता है? धातु धनायन से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर पाई बंध बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर क्या करते हैं? पाई बंध बनाते हैं। तो ऐसे लिगेंड क्या कहलाते हैं? ऐसे लिगेंड कहलाते हैं पाईग्राही लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एम धातु धनायन है Mn प्लस, और ये क्या है? लिगेंड है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो अपन ने इसके बीच में क्या बना लिया? सिग्मा बंध बना लिया। सिग्मा बंध कैसे बनाता है? तो देखो जो लिगेंड का दाता परमाणु होता है, लिगेंड का क्या दाता परमाणु जो है वो क्या करेगा? अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो इसको दान करेगा और क्या बनाएगा? दान करके सिग्मा बंध का निर्माण करता है। ठीक है, पहले सिग्मा बंध का निर्माण कैसे करता है कि लिगेंड का जो दाता परमाणु है वो अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो धातु धनायन को दान करके क्या बनाता है? सिग्मा बंध बनाता है। ठीक है, अब जो धातु धनायन के अब क्या होगा? धातु धनायन के जो पूर्ण भरे डी कक्षक होंगे, धातु धनायन के पूर्ण भरे डी कक्षक जो है वो और लिगेंड के रिक्त डी या पी कक्षक जो उनके मध्य क्या होगा? अतिव्यापन होगा, और अतिव्यापन से क्या बनेगा? पाई बंध बनता है। अतिव्यापन से क्या बनता है? पाई बंध बनता है। ठीक है, अतिव्यापन से क्या बनता है? पाई बंध बनता है। या फिर हम यूं कह सकते हैं कि जो ये लिगेंड के जो प्रतिबंधित रिक्त डी या प्रतिबंधित अणु कक्षक युक्त प्रतिबंधित लिगेंड के जो रिक्त डी या रिक्त पी प्रतिबंधित अणु कक्षक जो है वो क्या करेंगे? धातु धनायन से इलेक्ट्रॉन युग्म वापस लेंगे और क्या बनाएंगे? पाई बंध बनाएंगे, और इस पाई बंध को क्या कहेंगे? बंध पश्च आबंध, बंध पश्च आबंध या बैक बॉन्ड या डेल्टा बॉन्ड। ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं इसको? बैक बॉन्ड या डेल्टा बॉन्ड। ठीक है, बैक बॉन्ड या फिर डेल्टा बॉन्ड क्या है? मैं वापस से बता दी हूँ एक बार। देखो क्या होता है, सबसे पहले सिग्मा बंध कैसे बनता है तो वो देखते हैं। देखो लिगेंड का जो दाता परमाणु है वो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म धातु धनायन को दान करके क्या बनाता है? पहले सिग्मा बंध का निर्माण करता है। ठीक है, सिग्मा बंध का क्या करता है? निर्माण करता है। कौन? लिगेंड का जो दाता परमाणु है वो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो धातु धनायन को दान कर सिग्मा बंध का निर्माण करता है। फिर ये जो लिगेंड है वो क्या करेगा? रिक्त डी या पी प्रतिबंधित अणु कक्षक है, जो लिगेंड के रिक्त डी या पी रिक्त पी प्रतिबंधित अणु कक्षक जो है वो क्या करेंगे? धातु धनायन से क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन युग्म वापस से लेंगे। धातु धनायन से क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेंगे, और ग्रहण करने पर क्या बनाते हैं? पाई बंध बनाते हैं। ग्रहण करके क्या बनाते हैं? पाई बंध बनाते हैं। धातु धनायन से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके क्या बनाते हैं? पाई बंध बनाते हैं। या फिर हम यूं कह सकते हैं जो लिगेंड के रिक्त डी या रिक्त पी प्रतिबंधित अणु कक्षक जो है वो धातु धनायन के भरे हुए डी कक्षकों के मध्य क्या होता है? उनका अतिव्यापन होता है, और अतिव्यापन से क्या बनता है? पाई बंध बनता है। उसे क्या बोलते हैं? अगर रिक्त डी कक्षक है और धातु धनायन के भी क्या है, अगर लिगेंड के रिक्त डी कक्षक काम में ले रहे हैं और धातु धनायन के क्या है? भरे हुए डी कक्षक है, तो वो कौन सा हो जाएगा? अतिव्यापन डी पाई हो जाएगा। और अगर लिगेंड के रिक्त पी कक्षक अगर काम में ले रहे हैं तो, और धातु धनायन के कौन सा है? डी कक्षक है भरे हुए, तो ये कौन सा हो जाएगा? डी पाई पी पाई अतिव्यापन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इसकी आणविक संरचना को ड्रॉ करेंगे। इसकी आणविक संरचना को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसकी आणविक संरचना या फिर इसकी कक्षक संरचना। ठीक है, इसकी कक्षक संरचना को ड्रॉ करते हैं। आणविक नहीं कह के इसको क्या बोलेंगे? कक्षक। कक्षक संरचना इसकी कैसे बनाते हैं तो वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या है? अपने धातु धनायन है। ठीक है, ये इसके धातु धनायन के
क्या है? भरे हुए डी कक्षक है। क्या है? भरे हुए डी कक्षक। ये धातु धनायन के क्या है? भरे हुए डी कक्षक है और ये लिगैंड है। ठीक है, ये लिगैंड है और लिगैंड के कौन से कक्षक काम में आ रहे हैं? लिगैंड के रिक्त पी या रिक्त डी प्रतिबंधित अणु कक्षक काम में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये लिगैंड के कौन से हैं? रिक्त पी या रिक्त डी प्रतिबंधित अणु कक्षक, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ए बी एम ओ पी या डी कक्षक। ठीक है, एबीएमओ रिक्त पी या डी कक्षक क्या है? जो रिक्त है। ठीक है, तो ये लिगैंड के कौन से हैं? प्रतिबंधित अणु कक्षक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। कौन कौन से? एक तो रिक्त पी या फिर रिक्त डी है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे? सबसे पहले तो धातु और लिगैंड का दाता परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन युग्म, जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो धातु धनायन को दान करके क्या बनाता है? सिग्मा बंध बनाता है। ठीक है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान, धातु धनायन को दान करके क्या बनाता है? सिग्मा बंध बनाता है। ठीक है, लिगैंड धातु धनायन के साथ में सिग्मा बंध बनाता है। अब लिगैंड के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से? रिक्त पी या डी कक्षक जो है लिगैंड के, ये कौन से है? रिक्त डी या रिक्त पी कक्षक जो है वो धातु धनायन के भरे हुए डी कक्षकों के साथ में क्या करते हैं? अति व्यापन करते हैं। क्या करते हैं? अति व्यापन करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, तो ओवरलैपिंग से क्या होता है? पाइप बंध का निर्माण होता है। ओवरलैपिंग से क्या होता है? पाइप बंध का निर्माण होता है। ठीक है, अगर हम लिगैंड के रिक्त डी कक्षक काम में ले रहे हैं तो ये कौन सा हो जाएगा? और धातु धनायन के कौन से हैं? भरे हुए डी कक्षक है, तो ये कौन सा अतिव्यापन हो जाएगा? डी पाई हो जाएगा। और अगर हम लिगैंड के रिक्त पी कक्षक काम में ले रहे हैं तो ये कौन सा हो जाएगा? डी पाई पी पाई अतिव्यापन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के लिगैंड क्या कहलाते हैं? पाईग्राही लिगैंड कहलाते हैं, जो क्या करते हैं कि प्रतिबंधित अणु कक्षक रिक्त पी या रिक्त डी प्रतिबंधित अणु कक्षक युक्त जो ये लिगैंड है वो क्या करता है? धातु धनायन से इलेक्ट्रॉन युग्मों को क्या करता है? ग्रहण करता है और क्या करता है? पाई बंध का निर्माण करता है। ग्रहण करके पाई बंध का निर्माण करता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि लिगैंड के जो ये रिक्त पी कक्षक या रिक्त डी कक्षक जो है वो धातु धनायन के भरे हुए डी कक्षकों के साथ क्या करते हैं? अतिव्यापन करते हैं और अतिव्यापन से पाई बंध का निर्माण होता है। तो इस टाइप के लिगैंड क्या कहलाते हैं? पाईग्राही लिगैंड कहलाते हैं। इस टाइप के लिगैंड कौन से कहलाते हैं? पाईग्राही लिगैंड कहलाते हैं। अब पाईग्राही लिगैंड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पाईग्राही लिगैंड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो देखो, CO कार्बोनिक, CN माइनस, CS सीजियम माइनस, PPS3 ट्राइफिनाइल फॉस्फेन, PH3 फॉस्फेन, ASH3 आर्सेन। ठीक है, तो ये क्या है? ये पाईग्राही लिगैंड के क्या है? उदाहरण है। क्या है? पाईग्राही लिगैंड के उदाहरण है।